अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास। आज हम चैप्टर 29 स्टार्ट करेंगे गाज़ीज़ लॉ। तो गाज़ीज़ लॉ सबसे पहले हमने गाज़ीज़ लॉ इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको जो है हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये बच्चों ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसकी जो यानी कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और ज़ीरो कब होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी हुई हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जब भी हमारे पास कोई भी फ़र्ज़ करें चार्ज है, तो इस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं हर तरफ जा रही हैं। देखें, लाइंस ऑफ फोर्स हैं इस तरफ जा रही हैं। अब ये इन लाइंस ऑफ फोर्स के सामने अगर हम कोई एरिया रख देते हैं, ये देखें इस तरह से हमने एरिया रख दिया, यहाँ भी हमने एरिया रख दिया, तो ये देखें यहाँ हमारे पास जो है 1 2 3 3 लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही हैं। तो हम कहेंगे यहाँ फ्लक्स जो है वो 3 है। यहाँ देखें हमने एरिया ये रखा, एक लाइन इसमें से पास हो रही है, तो यहाँ फ्लक्स जो है वो 1 है। तो क्या हुआ? फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इस एरिया में से जो इसके सामने हमने रखा हुआ है उसमें से पास हो रही हैं। परपेंडिकुलरली हमने रखा हुआ है, उसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो पास हो रही हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ऐसे डिनोट करते हैं, फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। देखें, एरिया का होना भी ज़रूरी है और लाइंस का भी होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और एरिया भी हो, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इनका डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है, डॉट कॉस थीटा के इक्वल होता है ई ए कॉस थीटा। अब ये ई क्या था हमने पढ़ा हुआ, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन है, चार्ज के यूनिट्स कूलम है, तो इसके यूनिट्स आगे न्यूटन ओवर कूलम, और ये हमारे पास एरिया है, एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स है न्यूटन ओवर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये फ्लक्स जो है आप लोगों को पता है कि जब हमने कोई भी एरिया जो है लाइंस ऑफ फोर्स के सामने परपेंडिकुलरली रख दें, फर्ज करें इधर लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं इस तरह से, और इसके सामने ये देखें ये एरिया हमने परपेंडिकुलरली, ये लाइंस जा रही हैं और इसके सामने ये हमने परपेंडिकुलर एरिया रख दिया। तो अब ये जो परपेंडिकुलर हमने एरिया रखा, ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, ये एरिया की डायरेक्शन। आपको पता है कि एरिया जो है कोई भी सरफेस हो, जैसे हमारे पास ये वाली सरफेस है, ये एक पेज है, ये एक सरफेस है, ये एरिया है, इसकी डायरेक्शन जो है अलोंग द नॉर्मल होती है। ये देखें ये अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो जैसे एक मैंने जो है वो अपना हाथ लिया, ये फ़र्ज़ करें कोई भी एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन ये देखें ये पेंसिल की साइड पे अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्योंकि सेम है। अगर हम इस तरह से एरिया रख देते हैं, ये देखें इस तरह से एरिया रखा, तो एरिया की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ जैसे ये हमने ली हुई है, तो ये एरिया की डायरेक्शन। दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है? ज़ीरो का एंगल। तो ज़ीरो एंगल बनेगा जब, तो ई ए कॉस ज़ीरो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो एरिया अगर परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और अगर लाइंस इस तरह से जा रही हों और हमने एरिया ऐसे रख दिया, जैसे ये पेज है, तो ये देखें ये पेज हमने रखा और लाइंस इस तरह से जा रही हैं, इस तरह से, तो ये देखें कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। इस पेज को क्रॉस करके कोई भी लाइन जो है इसमें से पास नहीं होगी, तो हम कहेंगे फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। और अगर हमने कोई पेज जो है इसको इस तरह से रख दिया, ऐसे जैसे इंक्लाइंड प्लेन होता है, इस तरह से रख दिया, तो अब कितनी लाइंस इसमें से पास होंगी? तो इंक्लाइंड प्लेन की, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमने रखा इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन में से कितनी लाइंस इसमें से पास होंगी ये डिपेंड करता है कि इनके सामने ये जो परपेंडिकुलर एरिया है वो कितना है। तो जितना परपेंडिकुलर एरिया होगा उतनी लाइंस इसमें से पास होकर जाएंगी। तो तब मीडियम फ्लक्स विल बी मीडियम, डिपेंड करता है उसके एंगल पे, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तीन जो है वो फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब एरिया परपेंडिकुलरली पड़ा हो,
जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हों तब फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा, और जब कोई और एंगल बन रहा हो तो फ्लक्स जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो एंगल पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है गाज़ीज़ लॉ। तो गाज़ीज़ लॉ जो है क्या है, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। अब यहाँ गाज़ीज़ ने फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, फ़र्ज़ करें ये इस तरह की क्लोज सरफेस है, इस तरह की क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, इरेगुलर शेप की क्लोज सरफेस है, किसी भी तरह की क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड आउट किया कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल, किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स का मतलब है 1/ε0 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस चार्ज ने जितना जो है वो उस सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज किया, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सरफेस है, इसने ये इतना चार्ज स्टोर किया हुआ है 3Q के इक्वल, तो हम कहेंगे फ्लक्स किसके इक्वल है, 3Q डिवाइडेड बाय ε0। यहाँ हम कहेंगे 1/ε0 मल्टीप्लाई 3Q, तो ये 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड, और अगर चार्ज इनक्लोज 3Q की बजाय सिर्फ Q हो तो हम कहेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड Q। तो ये देखें ये ε0 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया ε0 और फ्लक्स E इज इक्वल टू Q के Q आ गया हमारे पास, ठीक है। और आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमने जो है वो फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स होता है E.A के इक्वल, तो ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन फॉर्म में पहले हम स्मॉल सरफेस जो है उसके अंदर छोटी सी, जैसे हमारे पास कोई भी बड़ी क्लोज सरफेस है उसमें छोटी सरफेस लेके उसका जो है वो हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे होल क्लोज सरफेस के लिए। तो ये हमारे पास होल क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स आ गया E.DA, और ये क्लोज सरफेस का साइन हमने डाला और ये इंटीग्रेट कर लिया कि होल क्लोज सरफेस जो है एज ए होल उसका फ्लक्स जो है वो इसके इक्वल होगा। तो ये अब हमारे पास है फाई ई, इसकी वैल्यू हमने लिखी जो हमारे पास है ε0 E.DA इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से हमारे पास ये ε0 इधर आ गया, तो ये Q/ε0 E.DA ये इसके इक्वल आ गया। अब हम देखेंगे गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन। बच्चों FSC में आपने देखा था कि गाज़ीज़ लॉ जो है वो क्योंकि गाज़ीज़ लॉ हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 और इंटू Q, ये हमने कहा है, और ये फाई फ्लक्स किसके इक्वल होता है, E.A, ठीक है, आपको बताया अभी फ्लक्स जो है E.A के इक्वल होता है। तो गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करके किसी भी तरह की, किसी भी शेप की, किसी भी ज्योमेट्री की कोई हमारे पास जो है वो शेप हो, कंटेनर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका हम जो है वो फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ देखें गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन है। गाज़ीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास यहाँ एक लाइन दी हुई है जिस पे चार्जेस जो हैं इनफिनाइट लेंथ की है और इस पे चार्जेस भी जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो हमने जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, तो वो एरिया था, किसी भी कोई सरफेस थी जिसका एरिया था। अब ये लाइन इसका एरिया नहीं है बल्कि इसकी लेंथ है, तो हम लैम्डा हम कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसके इक्वल है, Q/, वहाँ हम एरिया यूज़ करते थे, यहाँ हम हाइट यूज़ करेंगे। ये जो हमने लेंथ ये जो हमने ली है इसकी लेंथ जो है L है, तो हम L है या इसकी लेंथ जो है वो H है, तो हमने लैम्डा इज इक्वल टू Q/H ले लिया, ठीक है। अब हमने फ्लक्स फाई ई को हमने अभी कहा था D.A, तो ये सरफेस है, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट सरफेसेस ली हैं तो हमने E.DA की जगह DS लिखा हुआ है, और S सरफेस है, क्लोज सरफेस। तो बच्चों ये हमने हमारे पास एक जो है वो इनफिनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से इधर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक गाउसियन सरफेस ली
आपको पता है कि एप्लीकेशन जब गासेस लॉ जो है उसकी एप्लीकेशंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक गाशियन सरफेस लेते हैं, और ये गाशियन सरफेस हम इस तरह से लेते हैं कि किसी भी जिस भी पॉइंट पे, फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस पॉजिटिव चार्ज, ये जो लाइन ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से अगर हम यहाँ कोई चार्ज रख दें तो कितनी फोर्स उस पर एक्ट करेगी, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना फील्ड होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने एक गाशियन सरफेस ली। ये गाशियन सरफेस कैसी है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप की है। इस सिलेंड्रिकल शेप की, ये जैसे एक सिलेंडर होता है हमारे पास, डोल होता है, जैसे ये है हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये वाली सरफेस और इसके नीचे वाली ये वाली सरफेस और इसकी ये कर्व सरफेस, ये जो है ये इसकी क्या है, कर्व सरफेस है। तो ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, ये वाली लोअर सरफेस और ये इसकी कर्व सरफेस, 3 सरफेसेस होगी, S1 S2 और S3। तो हम इन तीनों साइडों पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है मालूम करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हमने कहा फ्लक्स, इस साइड पे फ्लक्स की वैल्यू φ1, इस सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू φ2 और इस सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है, इसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू φ3। तो वो हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो फ्लक्स हमारे पास है E.dA, और S1 सरफेस के लिए, और ये S1 कैसी सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस के लिए E.dA S1 सरफेस, और ये क्लोज सरफेस है, इसकी के लिए हमने देखा ये जो कर्व्स, ये जो हमारे पास सरफेस है इस तरह की, ये जो ये वाला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं, इसमें इसके एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, बाहर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड, ये एरिया की डायरेक्शन, और ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर, ये जो लाइन ऑफ चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर वैल्यू, इधर डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, एरिया की ये डायरेक्शन, दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 का। तो E.dA cos थीटा, और cos थीटा कितना आया, cos 90 आया, और cos 90 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये जब cos 90 की जगह हमने 0 रखा तो ये टोटल वैल्यू जो है हमारे पास फ्लक्स φ1 कितना आ गया, 0 के इक्वल। इसी तरह से सेकंड सरफेस के लिए क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया की डायरेक्शन इधर, ये एरिया की डायरेक्शन, और इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, एरिया की ये डायरेक्शन, कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 90 का एंगल बन रहा है। तो दोबारा इस सरफेस के लिए, S2 सरफेस के लिए भी फ्लक्स की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ये देखें, S2 सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू E.dA, S2 क्लोज सरफेस के लिए, इनके दरमियान एंगल अगेन जैसे S1 सरफेस के लिए था, इसके लिए भी cos 90 और cos 90 0 होता है। तो ये फ्लक्स हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया 0 के इक्वल। अब थर्ड सरफेस जो कि कर्व सरफेस है, ये देखें लाइन ऑफ चार्ज, और ये हमने सिलेंड्रिकल शेप ली। ये जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, और ये जो आपका इसकी जो है वो बारीक सा अंदर, जिसके अंदर इंक भरते हैं हम, वो इसका लाइन ऑफ चार्ज हो, और उसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, क्योंकि कर्व सरफेस है, तो यहाँ अंदर ये वाला जो है अंदर इसके जो जा रहा है, जिसके अंदर इंक होती है, एक लाइन सी जा रही है, ये वाली है लाइन ऑफ चार्ज। अगर इसके ऊपर चार्ज हो, ये जो अंदर इंक वाली जो रॉड है इसके ऊपर चार्ज हो, तो ये जो कर्व सरफेस है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करने के लिए, ये जो कर्व सरफेस है इस पे कोई भी हम पैच ले लें, ये इसके एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, ये एरिया की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यहाँ इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ये डायरेक्शन, दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 0 का। तो cos E.dA cos 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गया E.dA। अब E क्योंकि यूनिफॉर्म है, इस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये देखें सेंटर वाले रॉड से ये पूरी सरफेस जो है हर साइड पे सेम डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस सेम होगा तो जो है हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो E.dA cos 0 1 के इक्वल होता है E.dA, और DA एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये इस कर्व, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल लेंथ है, ये इसकी वैल्यू होती है ये वाली 2πr के इक्वल, 2πr, और ये इस सिलेंड्रिकल सरफेस की हाइट h है, तो लेंथ इंटू हाइट,
ये हमारे पास आ गया एरिया, तो एरिया की जगह लेंथ इंटू हाइट 2πr/h और ये ई हमारे पास आ गया ई 2πr/h। अब टोटल फ्लक्स देखें तीनों सर्फिसेज के लिए, अपर सरफेस के लिए, लोअर सरफेस के लिए और ये जो कर्व सरफेस है, जैसे ये पेन है, इसकी ये वाली जो सरफेस है जिसको मैं मूव करवा रही हूँ, ये इसकी कर्व सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये सारी सरफेस जो है क्या है, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस ये 3 उसका फ्लक्स φ1 φ2 φ3, तो फर्स्ट सरफेस के लिए 0, सेकंड के लिए भी 0, थर्ड के लिए 2πr/h और ये हमारे पास ई आ गया, ई 2πr/h ये वाली वैल्यू आ गई। तो यह आ गया फ्लक्स इज इक्वल टू 2πr/h/e। अब हमने फ्लक्स भी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना फ्लक्स होता है Q/ε0। ये गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, Q/ε0। तो यहाँ हमारे पास Q क्या है, हमने अभी एक वैल्यू पढ़ी थी लैम्डा इज इक्वल टू Q/h। तो Q किसके इक्वल आ गया, लैम्डा h के इक्वल, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा h। तो Q की जगह हमने लैम्डा h पुट कर दिया, लैम्डा h डिवाइडेड बाय ε0। तो ये हमारे पास है फ्लक्स लैम्डा h डिवाइडेड बाय ε0 और यहाँ हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया हुआ 2πr/h/e। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, 2πr/h/e और लैम्डा h डिवाइडेड बाय ε0, h से कैंसिल हो गया, 2πr/e इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ε0। तो e किसके इक्वल आ गया, लैम्डा ओवर ε0 और ये 1/2πr/h। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए हमने r यूनिट वेक्टर यूज़ किया और पॉजिटिव लाइन होने की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा बाहर की तरफ आउटवर्ड इस तरह से जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डाउन नॉर्मल।